अमीर वर्सेस गरीब प्रेग्नेंट नंद आई भाभी के घर। हाँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अमित जी मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, साथ ही मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। मुझे यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छी बात है। इस हिसाब से तो तुझे अब तक खुशखबरी सुना देनी चाहिए थी। क्या माँ बिना? अरे अब मैं कहाँ कुछ गलत बोल रही हूँ। 3-4 हफ्ते हो गए हैं शादी के, अब तो तुझे मुझे नानी बनाना ही होगा। ये सुनकर खुशबू शर्मा कर फोन रख देती है। लो, शर्मा कर इसने फोन ही काट दिया। अरे शर्मा गई है, लेकिन आज नहीं तो कल खुशखबरी तो सुनानी ही पड़ेगी। हाँ, फिर तो मैं मासी बन जाऊंगी। वैसे भाभी आपको क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं। इतना कहकर आयुषी तुरंत किचन में चली जाती है। अभी तक तो मेरी नंद प्रेग्नेंट भी नहीं हुई है और घर में मासी नानी बनने की बातें शुरू हो गई हैं। न जाने किसी दिन प्रेग्नेंट हो जाएगी तो क्या ही होगा। इसी तरह बड़बड़ाते हुए आयुषी अपने काम पर लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ अरे ऐसे कैसे, अब तो आपकी बेटी हमें खुशखबरी सुनाने के बाद ही अपने मायके जाएगी। अरे वाह, चलो ये भी ठीक है। वैसे भी शादी के कुछ हफ्ते तो हो ही गए हैं, अब तो हमें दादी और नानी बनाना ही पड़ेगा संध्या को। इस तरह संध्या और रूबी एक दूसरे से कुछ देर बात करके फोन रख देती हैं। एक बार नन्ना जी प्रेग्नेंट हो जाए उसके बाद तो मैं उनका ऐसे ध्यान रखूंगी कि वो कभी भूल नहीं पाएगी। हाँ रखना तू अपनी नंद का अच्छे से ध्यान। अभी हमें तो कुछ खाने को दे दे। अरे मैं तो भूल ही गई थी, मैं अभी तुरंत खाना बना कर लाती हूँ। फिर निहारिका तुरंत जाकर चूल्हे पर खाना बनाती है और इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन गोद भराई की रस्म में अरे मीनाक्षी जी ने अपनी बेटी की गोद भराई कितनी अच्छी तरह से की है। हाँ, मानना पड़ेगा, मीनाक्षी जी की बहू ने भी अपनी नंद का कितना अच्छे से ध्यान रखा है। वैसे अश्वनी जी, सुमित्रा जी, आप दोनों की बेटियों की भी तो शादी हुई है, कल सुना रही है खुशखबरी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। वैसे आपकी बेटियों की पहली प्रेगनेंसी उनके ससुराल में होगी या आप लोग मायके बुलाएंगे? अरे ऐसे कैसे उसके ससुराल में रहने दूंगी, इतना बड़ा घर है, किस दिन काम आएगा। मैं मायके ही बुलाऊंगी अपनी बेटी को, बस एक बार वो गर्भवती तो हो। वही तो, एक बार संध्या के पैर तो भारी हो, फिर तो उसे मैं अपने ही घर ले आऊंगी। हाँ, और फिर मैं अपनी ननद का अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी, किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। अच्छा, और बुलवाकर कहाँ अपने सर पर रखोगी? इतना छोटा सा घर है। सच कहूँ तो जितना बड़ा तुम्हारा घर है उससे ज्यादा बड़े तो मेरे घर के कमरे हैं। नंद के प्रेग्नेंट होने पर उन्हें मायके बुलवाकर उनकी सेवा करने के लिए बड़े घर की नहीं बल्कि बड़े दिल की जरूरत पड़ती है। अब इन्हीं अमीर और गरीब भाभीियों की अलग अलग सोच के साथ कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन अचानक क्या, क्यों, कैसे, ये सब कैसे हुआ? वो ठीक तो है ना अभी? मुझे खुद नहीं पता, डॉक्टर बाहर ही निकल रहे हैं। आप लोग भी हॉस्पिटल आ जाइए। हाँ बिल्कुल, अभी आते हैं। इतना कहकर सुमित्रा तुरंत फोन रख देती है। अरे क्या हुआ सुमित्रा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? संध्या ठीक है ना? कुछ भी नहीं पता है, उसकी सास का फोन आया था, वो लोग अस्पताल में है। चलिए हम लोग भी जल्दी चलते हैं। क्या नन्ही जी हॉस्पिटल में है? हे भगवान, उनकी रक्षा करना। आप लोग चलिए, मैं बाहर रिक्शा ढूंढता हूँ। सभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तुरंत रिक्शा पकड़कर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। क्या हुआ, मेरी बेटी ठीक तो है ना? मुझे खुद नहीं पता, डॉक्टर जब से अंदर गए हैं तब से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। क्या बताऊं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप दोनों परेशान मत होइए, नन्ही जी को कुछ नहीं होगा। इंग्लिश में बात कर रहे थे कि तभी डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर, क्या हुआ? मेरी पत्नी ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है? जी, वो देखिए घबराने की बात नहीं है, दरअसल बहू प्रेग्नेंट है और आप पापा बनने वाले हैं। क्या, सच्ची? ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और एक साथ सभी खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। सभी तुरंत कमरे के अंदर जाते हैं और संध्या से मिलते हैं। माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या सच में ये सब सच है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? अरे नहीं, ये कोई सपना नहीं है, बल्कि तेरे और अमित के प्यार की निशानी है। हाँ बहू, तू गर्भवती हो गई है। मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं तुझे बता नहीं सकती। हाँ नैनी जी, अब तो आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। अब आप हमारे साथ अपने मायके चलिए, देखिएगा मैं वहाँ आपकी बहुत सेवा करूँगी। लेकिन भाभी, मम्मी जी। बहू तू चिंता मत कर, वैसे भी हम लोग इतने गरीब हैं और हमारे परिवार में कोई है भी नहीं जो तेरा अच्छे से ध्यान रख पाए। हाँ, वैसे भी शुरुआती महीने बड़े ध्यान से रहना पड़ता है, तो अपने मायके जा और अपनी भाभी के हाथों से सेवा करवा। रूबी की बात सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और संध्या अपनी नंद साथी पूरे परिवार के साथ शाम तक वापस घर लौटती है। अरे नन्ना जी, पहले मैं आपकी आरती करूँगी, उसके बाद ही आप अंदर आइएगा और फिर नजर भी तो उतारना है। अरे लेकिन इसकी क्या जरूरत है भाभी? अरे जरूरत कैसे नहीं है, आपकी पहली प्रेगनेंसी है, इस समय संभाल कर रहना चाहिए, लोगों की बुरी नजर लग जाती है।
इतना कहकर निहारिका तुरंत संध्या की नजर उतारती है और फिर उसे बिस्तर पर बिठाती है। भाभी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी सभी के लिए खाना बनाकर लेकर आती हूँ। फिर निहारिका तुरंत चूल्हे पर खाना बनाती है और पूरे परिवार को खिलाती है। इसी तरह अगले दिन दूसरी तरफ। अच्छा चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ हाँ तुम तो ऑफिस चले जाओगे, इस घर में मैं अकेली बोर हो जाऊंगी। इतने दिन हो गए हैं, मुझे अपने मायके जाना है। अच्छा जी, तो आपका मन यहाँ नहीं लग रहा है? क्या करोगी मायके जाकर? वहाँ जाऊंगी, माँ से मिलूंगी, भाभी से मिलूंगी, उनके साथ शॉपिंग करूंगी और आराम करूंगी। अब तुम ना मुझे पापा बनाकर ही मायके जाना, समझे मैडम? इतना कहकर अमित तुरंत ऑफिस के लिए निकल जाता है। इनसे तो सिर्फ बातें ही बनवा लो, खुद का फोन यहीं भूल कर चले गए। उफ, ये भी ना। इतना कहकर खुशबू तुरंत अमित को फोन देने उसके पीछे पीछे जाती है। तभी हॉल में अचानक बेहोश हो जाती है। अरे बहू, तुझे क्या हो गया? खुशबू, खुशबू तुम बेहोश कैसे हो गई? उठो, हे भगवान ये क्या हो गया? अमित तुरंत खुशबू को गोद में लेकर सोफे पर लेटाता है और तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आने के साथ ही तुरंत खुशबू का चेकअप करते हैं। क्या हुआ डॉक्टर, मेरी बहू ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ऊपर से खुशखबरी है, आपकी बहू प्रेग्नेंट है। वाह, क्या सच्ची? अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तभी डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और खुशबू को होश में आते ही। अरे खुशबू, होश आ गया तुम्हें? पता है हम लोग मम्मी पापा बनने वाले हैं। क्या सच्ची? हाँ हाँ बहू, बिल्कुल सच। मुझे तो रहा ही नहीं जा रहा। ये बात जब मैं माँ को बताऊंगी, भाभी को बताऊंगी तो वो लोग कितने ज्यादा खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ वो तो है ही। रुक, मैं अभी समधन जी को फोन करके बताती हूँ। फिर आशा तुरंत अश्विनी को फोन करती है और खुशखबरी सुनाती है। अरे वाह, ये तो कितनी जबरदस्त और मस्त खबर सुनाई है समधन जी आपने। अब तो आपको मेरी बेटी को उसके मायके भेजना ही पड़ेगा। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ले जाइए, लेकिन मेरी बहू है, थोड़ा संभल कर रखिएगा। वैसे भी वहाँ आप सबके बीच खुश और सुरक्षित ही रहेगी। ठीक है, तो फिर हम कल ही उसे लेने आते हैं। इतना कहकर मनीष फोन रख देता है और सभी को खुशखबरी बताता है, जिससे चारों तरफ खुशहाली फैल जाती है। तो फिर कल हम सब जाकर खुशबू को लेकर आएंगे। भगवान, अभी तक तो मेरी प्रेग्नेंट नंद अपने मायके आई भी नहीं है, मेरी तो बैंड बज जाएगी। क्या हुआ बहू, कुछ कहा क्या तुमने? नहीं नहीं माँ जी, मैं क्यों कुछ कहूँगी, मैं जाकर तैयारी करती हूँ। वैसे भी अब तो मुझे घर का काम ही करना है सिर्फ। आयुष जी तुरंत घर के कामों में लग जाती है। अचानक बहू का मूड कैसे चेंज हो गया, लगता है खुशी से पागल हो गई है। अच्छा चलो सब काम पर लग जाओ, कल लेने भी तो जाना है खुशबू को। खुशबू को लाने की तैयारी शुरू हो जाती है और अगले दिन सभी जाकर खुशबू को ससुराल से मायके ले आते हैं। नंजी, आप इस तरह यहाँ क्या खड़ी हैं? मैं कोई आपकी आरती नहीं उतार रही हूँ, खुद ही घर के अंदर आ जाइए। यहाँ तक तो आ ही गई हैं। क्या मतलब है भाभी आपका? हाँ बहू, तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब है कि ये तो नंजी का घर ही है और स्वागत तो मेहमानों का किया जाता है। नंजी तो घर के सदस्य ही है। अरे वाह बहू, कितनी समझदार है तू। फिर खुशबू घर के अंदर आती है और सोफे पर बैठती है। ये क्या आप तुरंत सोफे पर बैठ गई? पहले जाकर अपना हाथ मुंह धोकर आई हैं। आयुषी की बात सुनकर खुशबू चुपचाप हाथ मुंह धोने चली जाती है। बहू तुमने ये क्या किया, बेचारी को आराम तो करने देती। अरे वो दरअसल इस हालत में बाहर की मिट्टी धूल जरा भी नहीं लगनी चाहिए ना, इस वजह से। अरे वाह, बहू अपनी नंद का आने के साथ साथ ही कितना ध्यान रख रही है। अश्विनी तुम चिंता मत करो, एक भाभी अपनी नंद की प्रेगनेंसी से अच्छे से ही उसका ध्यान रखेगी। इतना कहकर मनीष वहाँ से चला जाता है और फिर सभी खाना खाकर सो जाते हैं। और फिर अगले दिन, लीजिए माँ जी, आज नाश्ते में छोले कुलचे बने हैं। वाह बहू, क्या खुशबू आ रही है। सच में भाभी, खुशबू दीदी को तो ये बहुत पसंद था। खुशबू प्लेट की तरफ देखती है। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाने छोले कुलचे, इसे तो देखकर ही मेरा जी मचल रहा है। अरे क्यों बेटे, क्या मतलब? इतनी मेहनत से बनाया है, शादी से पहले तो उंगलियां चाट चाट कर खाती थी, अब क्या हो गया? नहीं भाभी, मेरा मतलब वो नहीं है, बस अभी नहीं खा पा रही हूँ। आप कुछ और बना दीजिए ना, बाहर से कुछ ऑर्डर कर लो, मैं दोबारा नहीं बना रही। बहू, इस हालत में बाहर का खाना ठीक नहीं होता, घर का ही बना दो। भाभी अगर आलू के पराठे बना दे तो? आयुषी गुस्से में प्लेट उठाकर किचन में चली जाती है। हे भगवान, जब प्रेग्नेंट नंद मुंह उठाकर अपने मायके आ गई है और अब मेरे सर पर बैठकर तांडव कर रही है। अब मैडम के लिए आलू के पराठे बनाओ। इस तरह बड़बड़ाते हुए आयुषी आलू के पराठे बनाकर अपनी नंद के कमरे में लेकर जाती है। लो नानी जी, आपके आलू के पराठे, अब शांति से खा लो। इसकी स्मेल ही बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझे नहीं खाना। अगर खाना नहीं था तो बनवा ही क्यों? एक तो फरमाइश पूरी करो, फिर इनके नखरे। चलो मत खाइए, बाहर में जाओ। इतना कहकर आयुषी प्लेट वहीं रखकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ, लीजिए ननद जी, आज मैंने आपके लिए हल्की दाल और लौकी की सब्जी बनाई है।
संध्या चुपचाप प्लेट ले लेती है और बिना कुछ कहे धीरे धीरे खाने लगती है। क्या हुआ बेटी, तू इस तरह से मुंह बनाकर क्यों खा रही है? माँ सच कहूँ तो मन ही नहीं है खाने का, पर भाभी को बोलूंगी तो वो परेशान हो जाएगी। अरे भला मैं क्यों परेशान हो जाऊंगी? आपका ध्यान रखना तो मेरा फर्ज है। बताइए क्या खाने का मन है, मैं अभी बना देती हूँ। नहीं भाभी रहने दीजिए। नहीं नन्ना जी, इस हालत में मन का खाना मिलना जरूरी होता है। एक काम करती हूँ, आपकी पसंद की मीठी दलिया बना देती हूँ। निहारिका तुरंत चूल्हे के पास जाती है और जैसे जैसे चूल्हा जलाकर अपनी नंद के लिए उसकी पसंद का खाना बनाकर उसके कमरे में जाती है। लीजिए नन्ना जी, थोड़ा सा खाकर देखिए। संध्या एक चम्मच खाती है और फिर कटोरी नीचे रख देती है। भाभी मुझे तो इसकी स्मेल ही अच्छी नहीं लग रही है, मैं नहीं खा सकती। सॉरी, आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की और मैं। कोई बात नहीं, इस हालत में ऐसे मूड बदलते रहते हैं। आप बस आराम कीजिए और मैं कुछ बना कर लाती हूँ। एक तरफ गरीब भाभी जो अपनी प्रेग्नेंट नंद के मूड स्विंग को हैंडल कर रही है, दूसरी तरफ अमीर भाभी जो खुद चिढ़कर बैठ जाती है। इसी तरह दोपहर को। अरे भाभी, आप इतनी तेज धूप में कहाँ जा रही हैं? मार्केट जा रही हूँ। हमारी ऐसी हालत तो नहीं कि ठेले से महंगी सब्जी ले, वहाँ सस्ती और ताजी सब्जी मिलेगी, नंजी की सेहत के लिए भी अच्छी होगी। इतना कहकर निहारिका पैदल ही कड़कती धूप में मार्केट सब्जी लेने जाती है। वहीं दूसरी तरफ भाभी, बाहर सब्जी बेचने वाला आया है, आपको सब्जी नहीं लेनी है क्या? इतनी मेहनत मुझसे ना होगी, मैं अभी फोन से ऑनलाइन सब्जी मंगवा लेती हूँ। बहू बाहर से मत मंगा, ताजी ले आ, तेरी तगड़ी नंद के लिए भी अच्छी रहेगी। मेरे अंदर नहीं है इतनी हिम्मत, मैं हमेशा ऑनलाइन सब्जी मंगवाती हूँ, ऑनलाइन ही मंगवाऊंगी। और वैसे भी ननद जी इसे खाकर मर नहीं जाएगी। इतना कहकर गुस्से में आयुषी ऑनलाइन सब्जी मंगवाती है और खाना बनाती है। सिर्फ रात को जब सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे तभी संध्या को वॉमिटिंग होने लगती है। सॉरी, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, आप लोग खाना खा रहे थे और ये मैंने किया। अरे बेटी, इसमें माफी कैसी? हाँ नन्ना जी, ये तो प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल बात है, आप घबराइए मत, आप आराम कीजिए, मैं सब साफ कर देती हूँ। फिर निहारिका तुरंत बिना किसी झिझक के अपना खाना छोड़कर अपनी नंद की वॉमिटिंग साफ करती है। वहीं दूसरी तरफ खड़ी होकर पानी पी रही खुशबू के हाथ से उसका झूठा पानी का गिलास जमीन पर गिरता है, जिसके छींटे उसके भाभी पर पड़ते हैं। ये क्या कर दिया, दिखाई नहीं देता? प्रेग्नेंट होने के साथ अंधी भी हो गई हो क्या? बहुत धीरे बोलो, उसे चक्कर आया होगा। तो क्या झूठा पानी जमीन पर गिराएगी? अब इसे साफ कौन करेगा? सॉरी भाभी, मैं कर देती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। वैसे भी सारा काम तो मैं ही करती हूँ, ये भी कर लूंगी। इतना कहकर आयुषी तुरंत जमीन पर गिरे पानी को साफ करती है और अब इस तरह आयुषी धीरे धीरे अपनी नंद की हर छोटी सी छोटी बात पर चढ़ने लगती है। फिर एक दिन कमरे में, तुम आजकल इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई हो? हर वक्त मुंह फुलाकर क्यों घूमती रहती हो? घूमती नहीं रहती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, फिर भी ऊपर से तुम्हारी बहन के नखरे भी झेलती हूँ। तुम्हें क्या, तुम तो मुंह उठाकर ऑफिस चले जाते हो। अरे वो प्रेग्नेंट है, उसकी सेवा करना बनता है। हाँ तो मैं भी तो कब से तुम्हें कह रही थी कि हम भी बच्चे की प्लानिंग करते हैं। अगर मैं आज प्रेग्नेंट होती तो लोग भी मेरी सेवा करते, लेकिन नहीं, मैं ही ना यहाँ दूसरों के आने वाले बच्चों के लिए लोगों के आगे पीछे घूम रही हूँ। अरे दूसरों के कैसे? तुम्हारी ही तो प्रेग्नेंट नंद के बच्चे हैं, तुम मामी हो उनकी। वही तो, मामी हूँ, माँ नहीं। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना कहकर आयुषी मुंह घुमाकर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रात के 1 बजे। कहाँ जा रही हो? आजकल सारा ध्यान नंद पर ही है। हाँ तो मेरी ननद प्रेग्नेंट है, उनका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। शुरुआती महीने में संभालना जरूरी है। अब इसी तरह दिन बीतते हैं। एक तरफ आयुषी जो अपनी नंद की प्रेगनेंसी से चिड़चिड़ी और परेशान होकर अपनी नंद का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, वहीं दूसरी तरफ गरीब भाभी निहारिका अपनी नंद की केयर करती है, उसका ध्यान रखती है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। अब दोनों नंद के पेट बाहर निकल आते हैं और 7वां महीना लग जाता है। इसी तरह एक दिन, अरे अब तो 7वां महीना लग गया है, डॉक्टर ने चेकअप के लिए बुलाया था। हाँ बाबूजी, बुलाया तो था, लेकिन अभी पैसे नहीं है, कैसे ले जाएं अस्पताल? कोई बात नहीं, आप लोग परेशान मत होइए, बाद में चेकअप करवा लेंगे। मुझे अभी कोई खास दिक्कत नहीं लग रही है। ऐसे कैसे नैनी जी, आपका इलाज जरूरी है, पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। इतना कहकर निहारिका चुपचाप अपने काम में लग जाती है। फिर रात को, भाभी आप अभी तक जाग रही है, सोना नहीं है क्या? कल ननद जी का चेकअप है, ये ऑर्डर पूरा कर दूंगी तो पैसे मिल जाएंगे, उसी से उनका इलाज हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि हमारी गरीबी का असर उनकी प्रेगनेंसी पर पड़े। इतना कहकर निहारिका पूरी रात जागकर अपना ऑर्डर कंप्लीट करती है और अगली सुबह अपनी नंद को उन्हीं पैसों से ले जाकर डॉक्टर को दिखाती है। वहीं दूसरी तरफ, बहू आज डॉक्टर ने खुशबू को बुलाया है, तुम लेकर नहीं गए? ओह शिट, मैं तो भूल ही गई, अपॉइंटमेंट मिस हो गया। अब अगली तारीख 1 हफ्ते बाद की है। इतना सारा काम करती हूँ, एक चीज भूल गई तो आसमान टूट पड़ा। और अगर इतनी दिक्कत थी तो थोड़ा पहले याद दिला दिया होता मुझे। अब जाइए यहाँ से। आयुषी गुस्से में अश्विनी को कमरे से बाहर भेज देती है। तभी सारी बातें सुनकर खुशबू जाकर अश्विनी से बातें करती है।
माँ, जब से मैं आई हूँ भाभी का व्यवहार बदल गया है। क्या मेरे रहने से उन्हें दिक्कत है? नहीं मेरी बेटी, तेरी भाभी है ही ऐसी चिड़चिड़ी। तू परेशान मत हो, मैं उसे समझाती हूँ। अब धीरे धीरे खुशबू अपनी भाभी के बदलते बिहेवियर को देखकर परेशान हो जाती है। इसी तरह फिर अगली सुबह मेरी ननद की डिलीवरी का वक्त सामने आ रहा है। अब से मैं 1 घंटा पहले ही उठूंगी और उनके लिए चूल्हे पर गर्म पानी कर दूंगी। उन्हें नहाने में आसानी होगी। ये सोचकर निहारिका सुबह 6 बजे ही उठ जाती है और घर के बाहर चौखट पर रखे चूल्हे पर पानी गर्म करने लगती है। अरे निहारिका, इतनी सुबह क्या कर रही हो और गर्मी में पानी क्यों गर्म कर रही हो? नंद जी के लिए पानी गर्म कर रही हूँ। इस हालत में ठंडे पानी की जगह गर्म पानी बॉडी को रिलैक्स देता है। ये सुनकर सारी औरतें आपस में फुसफुसाने लगती हैं। कितनी अच्छी भाभी है, गरीब होने के बावजूद भी अपनी प्रेग्नेंट नंद का कितना ध्यान रखती है। अरे हाँ, वही तो। इसके ठीक अपोजिट वो अमीर भाभी है जो अपनी प्रेग्नेंट नंद का जरा भी ध्यान नहीं रखती है, बस अमीरी पर इतराती है। इस तरह धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में भी बातें शुरू हो गई थी। तभी संध्या आती है। भाभी, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी नैना जी, इस हालत में ठंडे पानी से नहीं नहाते। वो गर्म पानी देती है और संध्या मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ भाभी, मैंने कहा था गीजर ऑन कर देना, अब मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, वैसे भी ठंडे पानी से नहाकर मर तो नहीं जाओगी ना, और फिर गीजर तो खुद ऑन कर सकती हो। तभी अश्विनी आ जाती है। बाहू, ये क्या तरीका है? प्रेग्नेंट है वो, इसका ध्यान रखो, गीजर ऑन क्या करो। इतने अमीर होकर भी मुझे सेवा करनी पड़े तो क्या ही फायदा ऐसी अमीरी का। इतना कहकर आयुषी बड़बड़ाते हुए गीजर ऑन कर देती है। फिर दोपहर में अरे नन्हे जी, आप क्यों उठ रही हैं? मुझे आवाज दे देती। भाभी, मैं खुद ले लूंगी। नहीं, आप बस आराम कीजिए, मैं हूँ ना। वैसे आप अपने सारे धोने के कपड़े दे दीजिए, मैं धो देती हूँ। इतना कहकर निहारिका संध्या के सारे गंदे कपड़े अपने साथ ले जाकर खुद अपने हाथों से धोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अरे भाभी, आप कहाँ हैं? ये मेरे कपड़े भी वॉशिंग मशीन में डाल दीजिएगा ना। हाँ, क्यों नहीं, मैं तो हूँ ही नौकरानी, दे दो मुझे। खुशबू के हाथों से कपड़े लेकर वो वॉशिंग मशीन में डाल देती है। और फिर क्या फायदा मेरे इतने अमीर होने का, जब भाभी बनकर मुझे प्रेग्नेंट नंद की सेवा ही करना पड़े। अब इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और रात को, ओहो निहारिका, अब तो तुम मुझसे ज्यादा अटेंशन अपनी नंद को ही देने लगी हो। कितने दिन हो गए हैं तुम इस कमरे में सोती ही नहीं हो। अरे तो मैं इस हालत में नंद जी को अकेला नहीं छोड़ सकती, बस इस वजह से। फिर निहारिका कुछ देर में हल्दी वाला दूध लेकर अपनी नंद के कमरे में जाती है। ये क्या भाभी, आज भी वही वाला दूध? नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। नहीं, आपको पीना पड़ेगा, जल्दी से 1 घूंट में पी लीजिए सारा। फिर निहारिका संध्या को हल्दी वाला दूध पिलाकर सुला देती है। वहीं दूसरी तरफ ये लीजिए नंद जी, केसर वाला दूध, इसे पी लीजिए। थैंक यू सो मच भाभी। वैसे भाभी, आज मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मेरे कमरे में सो जाइएगा। नहीं सॉरी, तुम्हारे साथ इतना बड़ा घर और इतना अमीर होने का क्या ही फायदा जब एक ही कमरे में सोना पड़े। आयुषी तुरंत वहाँ से चली जाती है और खुशबू दूध पीकर अकेले सोती है। वहीं दूसरी तरफ रात के 2 बजे ये क्या है भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? आप उससे बड़ी हैं, आप इस तरह आधी रात में मेरे पैर क्यों दबा रही हैं? कुछ नहीं, बस आप नींद में दर्द से करा रही थी तो मैंने सोचा कि पैर दबा दूं, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सच में भाभी, आप तो मेरी माँ से भी ज्यादा ध्यान रखती हैं। आप जैसी भाभी भगवान हर किसी नंद को दे। अब इसके बाद दोनों आपस में बातें करते हुए सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह की चाय पीते वक्त अब 8वां महीना लग गया है, बच्चों के लिए शॉपिंग कर लेनी चाहिए, बाद में भाग दौड़ मुश्किल हो जाएगी। ये सुनते ही सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन आयुषी का मुंह बन जाता है। पहले ही इतना खर्चा हो रहा है, अब आने वाले बच्चे की तैयारी। इस घर में मेरा कुछ है भी या नहीं? क्या हुआ भाभी, आप परेशान क्यों है? जाइएगा ना शॉपिंग पर। हाँ ठीक है, वैसे भी इतने महीने से तो मेरे सर पर मूंग डला जा रहा है, अब शॉपिंग भी करने चलो। इसके बाद मजबूरन आयुषी खुशबू के साथ शॉपिंग पर जाती है और फिर सारा सामान उसी से उठवाकर वापस घर लौटते वक्त भाभी जी मचला रहा है, जरा कार रोक दीजिए। कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है। खुशबू बाहर आकर ताजी हवा लेने लगती है। अगर इतना ही जी मचल रहा है तो यहीं खड़ी रहो, मैं जा रही हूँ। वो गाड़ी आगे बढ़ा देती है, खुशबू को सड़क किनारे अकेला छोड़कर। भगवान मेरी नंद को कुछ ना हो, उनकी सेहत का अच्छे से ख्याल रखना, उसे हर दर्द से बचाना। प्रार्थना के बाद वो लौट रही होती है, तभी सड़क किनारे खुशबू को अकेले खड़ा देखती है। अरे आप यहाँ अकेली? भाभी आयुषी मुझे छोड़कर चली गई। निहारिका तुरंत उसका हाथ थाम लेती है। आइए मैं आपको घर छोड़ देती हूँ, इस हालत में अकेले खड़ा रहना ठीक नहीं है, चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। कहाँ मैं इस गरीब नंद की भाभी को ताने मारती थी, आज उन्होंने ही मेरी मदद कर दी। उसके बाद निहारिका अपनी प्रेग्नेंट नंद संग अमीर नंद के साथ मोहल्ले में आती है और खुशबू को उसके घर छोड़ देती है। साथ ही संध्या के साथ खुद अपने घर आ जाती है। फिर शाम में, अरे बहू, तू आने के साथ साथ ही ये सुई धागा लेकर क्यों बैठ गई? अब धीरे धीरे डिलीवरी का वक्त सामने आ रहा है, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम लग्जरी ब्रांड से नन्ना जी के लिए कपड़े ले सके,
तो मैं उनके लिए अपने हाथों से ही कपड़े बनाऊंगी। वो अपने हाथों से उनके कपड़े सिलने लगती है। इसी तरह फिर एक दिन। इस समय पौष्टिक खाना जरूरी है नंजी, और ज्यादा तनाव नहीं लेना है। भाभी, आपके रहते मुझे कोई डर नहीं। सामने की बालकनी से खुशबू ये सब देख रही है। काश मेरी भाभी भी इस गरीब की तरह मेरी इतनी केयर और देखभाल करती। न जाने मेरी भाभी मुझसे क्यों चिड़ी हुई रहती है। क्या फायदा इतने अमीर होने का जब गरीब नंदी मुझसे ज्यादा खुश है। वहीं दूसरी तरफ निहारिका कुछ सामान लेने नीचे चली जाती है और छत पर संध्या अकेली रह जाती है, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट अमीर और गरीब दोनों नंदों की आपस में बातचीत शुरू होती है। अरे तुम तो अपना मुंह ही बंद रखो। तुम्हारे घर में तो तुम्हें 2 रोटी भी मुश्किल से मिलती होगी खाने के लिए। मेरे घर में तो मैं जो चाहूँ खा सकती हूँ। तुम्हें पता है, अभी हाल फिलहाल में ही हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे। कितनी शॉपिंग की है। अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है। अपना ध्यान रखिए। अच्छा, मैं आती हूँ। मेरी भाभी मेरा इंतजार कर रही होगी। खुशी खुशी चली जाती है और खुशबू अकेले पड़ जाती है। अब इसी तरह दिन बीतते हैं और फिर एक दिन। अरे तुम ये क्या कर रही हो? संध्या की नजर क्यों उतार रही हो? मैं नहीं चाहती कि मेरी नंजी को कोई भी बुरी नजर या काली नजर लगे। अभी बाहर की औरतें इनकी तारीफ कर रही थी, इस वजह से मैंने सोचा इनकी नजर उतार दूं। निहारिका तुरंत संध्या की नजर उतारती है और वहीं दूसरी तरफ। अगर इतना ही मन है तो बाहर से ऑर्डर कर लो। मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? मैं भी कोई मशीन नहीं हूँ जो हर वक्त बनाती रहूं। मैंने तो बस पूछ लिया था भाभी। पहले बनवाती हो फिर खाती नहीं हो। मेरी मेहनत की कोई कदर नहीं। वो नाराज होकर कमरे से बाहर चली जाती है। अब दिन बीतते हैं और दोनों नंद का 9वां महीना लग जाता है। अब आपको इनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हल्की सी लापरवाही बहुत बड़ी मुसीबत ला सकती है। हाँ, यही बात तो सुनती आ रही हूँ मैं मेरी माँ की शुरुआती दौर में। आयुषी डॉक्टर की बात को सीरियस नहीं लेती और वहीं दूसरी तरफ इनके चेकअप से पता चला है कि 9 महीने बहुत अच्छी तरह से इनकी देखभाल हुई है। इस वजह से अभी कोई भी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, अब तो मैं पहले से भी ज्यादा ध्यान रखूंगी। साथ में अपनी नंद को एक्सरसाइज भी करवाऊंगी। एक तरफ निहारिका जो अपनी नंद की और भी ज्यादा देखभाल शुरू कर देती है, दूसरी तरफ आयुषी जो बिल्कुल लापरवाह हो जाती है। फिर एक दिन रात को, भाभी आपका कमरा तो बगल में है। भाभी सुन क्यों नहीं रही है? भाभी लगता है बहुत गहरी नींद में सो रही है। मैं खुद उठकर ले लेती हूँ। यह सोचकर जैसे ही वो बिस्तर से उठती है, उससे पहले ही लड़खड़ा जाती है और वो गिर पड़ती है, जिससे उसे बहुत गहरी चोट आती है। भाभी सुनिए ना। भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरा पेट नहीं। भाभी कोई है? भाभी। खुशबू के चलने की आवाज बगल के कमरे में सोई आयुषी की नींद तोड़ देती है। पता नहीं मेरी इस नंद को मुझसे क्या दिक्कत है। एक तो पूरे दिन उनके लिए जागते रहो और फिर रात को भी नहीं सोने देती। अब भले ही चिल्ला कर मर जाए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी अपनी नींद अधूरी छोड़कर। इस तरह नींद में आयुषी बड़बड़ाकर सो जाती है और फिर अगली सुबह, अरे क्या हुआ? बहू सो रही है और खुशबू जमीन पर पड़ी है। क्या हो गया इसे? अश्विनी तुरंत खुशबू को देखती है और पता चलता है कि खुशबू बेहोश हो गई है। वो तुरंत सभी को इकट्ठा करती है। हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? खुशबू ठीक तो है ना? आयुषी उठो आयुषी। आयुषी की तुरंत नींद खुलती है और वो उठकर बैठती है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? खुशबू बेहोश हो गई है दर्द सहन न होने की वजह से, और तुम घोड़े बेचकर सो रही हो। अगर खुशबू को कुछ भी हुआ ना तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। क्या मतलब है आपका? सभी आयुषी से बहुत ज्यादा खफा थे और बिना कुछ कहे गुस्से में डरते हुए खुशबू को तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं। आयुषी भी साथ जाती है। देखिए, हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते। सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। हम या तो माँ या फिर बच्चे को बचा सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही के बाद दोनों को बचाना बहुत मुश्किल है। इतना कहकर डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले जाते हैं और जिस परिवार में चारों तरफ खुशियां गूंज रही थी, बच्चे के आने की खुशी थी, अब इस परिवार में सभी उदास और परेशान बैठे थे। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मेरी एक गलती की वजह से पूरे परिवार की खुशियां छीन गई। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे इस गलती की जो सजा मिलेगी मैं स्वीकार कर लूंगी। अब बस मेरे नैना जी और उनके बच्चे को कुछ मत होने दीजिएगा। आयुषी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी नंद के लिए प्रे करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब सभी नाश्ता कर रहे थे, भाभी बहुत तेज दर्द हो रहा है। सब घबरा जाते हैं। निहारिका तुरंत उसे संभालती है। नंजी, आप घबराइए मत। लगता है लेबर पेन शुरू हो गया है। जल्दी कुछ करो। निकुंज तुरंत जाता है और बाहर रिक्शा ढूंढने की कोशिश करता है। रिक्शा, अरे रिक्शा। ये भगवान, एक भी रिक्शा वाला नहीं सुन रहा है। अब क्या होगा? ये सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है, जिसकी वजह से निकुंज तुरंत दौड़ते हुए पास के डॉक्टर को ही घर पर बुला लेते हैं। घबराइए मत, डिलीवरी यहीं करानी पड़ेगी। अस्पताल तक ले जाने का वक्त नहीं है हमारे पास। डॉक्टर की बात सुनते ही सब घबरा जाते हैं और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। दरवाजे के बाहर सभी इंतजार करने लगते हैं। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। बधाई हो, बेटी हुई है। ये सुनते ही सबके चेहरे खिल उठते हैं। निहारिका की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मेरी नंद की बेटी। हाय हे भगवान, इसे बुरी नजर से बचाना।
मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। इस दिन का तो न जाने कितने दिनों से बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार मैं नानी बन गई। आंगन में हंसी और बच्चे की किलकारी गूंज उठती है। पड़ोसी भी सुन लेते हैं। अरे संध्या की बेटी हुई है, देखो तो कितनी खुशियां हैं। एक बात माननी पड़ेगी, निहारिका इतनी गरीब होने के बावजूद अपनी गरीब नंद की प्रेगनेंसी का कितना अच्छी तरह से ध्यान रखा है। हाँ वही तो। वैसे समीर नंद का क्या हुआ? इनके घर में बड़ा सन्नाटा है, क्या हो गया? वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ? सब ठीक तो है ना डॉक्टर? डॉक्टर आप चुप क्यों है? कुछ बोलिए। घबराने की कोई बात नहीं है। भगवान की कृपा से बच्चा और माँ दोनों सुरक्षित हैं और आपके नंद ने लड़के को जन्म दिया है, मुबारक हो। चारों तरफ सन्नाटे के बीच अचानक इतनी बड़ी खुशी मिलने से सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और तुरंत खुशबू से मिलते हैं। बेटी मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं तुझे बता नहीं सकती। मैं नानी बन गई। हाँ, और मैं नाना। हाँ, और मैं मामी। अरे चुप हो जाओ तुम। मामी शब्द में ही माँ आता है और तुमने उस शब्द का कभी लिहाज नहीं रखा। थोड़ी सी एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर क्या आई तो मेरी बहन से चलने लगी और इस हद तक नीचे गिर गई कि कल उसे अकेला छोड़ दिया। कल तूने बहुत गलत किया। अब ना ही मुझे तुझसे बात करनी है और ना ही कुछ कहना है। तुझे सिर्फ अपनी अमीरी का ही घमंड रहा है हर वक्त। अब तू पैसों के साथ ही खुशियां मना। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था मेरी एक गलती की वजह से इतनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी। वो तो भगवान की कृपा है कि कुछ हुआ नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। सभी अपना मुंह घुमा लेते हैं और आयुषी माफी मांगती रह जाती है कि तभी आप सब लोग भाभी को माफ कर दीजिए। चिड़चिड़ा कर या फिर गुस्से में भी 9 महीने भाभी ने मेरा ध्यान रखा और फिर कल के लिए इन्हें जब अपनी गलती का एहसास है तो हमारे लिए तो इतना ही काफी है। हमें और क्या चाहिए? सच में नंद जी आप कितनी ज्यादा अच्छी है और एक मैं हूँ, जरा सा काम बढ़ने पर कितना परेशान किया था मैंने आपको। फिर खुशबू के माफ करने की वजह से घर के सभी लोग एक एक करके आयुषी की आंखों के आंसू पोंछकर आयुषी को माफ कर देते हैं और फिर शाम तक पूरा परिवार बच्चों के साथ घर लौटता है। रुक जाइए नंद जी, पहले मैं आपकी आरती करूं और फिर नजर उतारूंगी। जब आप प्रेग्नेंट थी तब तो मुझे इस खुशी का अंदाजा नहीं था, लेकिन अब मैं आपको इस तरह घर में बिना आरती के नहीं आने दूंगी। आयुषी तुरंत आरती की थाली लाती है और अपनी अमीर नंद की आरती उतार कर उसकी बुरी नजर उतारती है और फिर खुशबू घर के अंदर आती है। नंद जी आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ। अपनी गलती के एहसास के बाद आयुषी अपनी नंद का अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर देती है और फिर अमीर गरीब दोनों नंदों की प्रेगनेंसी इस तरह उनके मायके में पूरी होती है।